बारे में पढ़ा हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई अकबर ने गद्दी संभाली 1556 में, और उसके बाद जो भी लड़ाई उनकी सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ बैरम खां के नेतृत्व में, एक तरफ हेमू और एक तरफ अकबर की सेना ने लड़ाई लड़ी और जिसमें अकबर की जीत हुई और दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और अकबर के जो कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे ड्यूरिंग हिज होल टाइम कि 56 से लेके 1605 तक उनके द्वारा लिए गए जो महत्वपूर्ण स्टेप्स थे वो सब हमने एक स्लाइड के अंदर यहाँ रख रखा है। फिर उसके बाद हमारी कहानी जो थी वो पढ़नी है कि किस तरीके से अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रांग किया। सो जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमें अपने मुगल एम्पायर को खत्म करना है और साथ ही साथ हमें वो सारी बातें देखनी है जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अकबर की बेसिकली हर पॉलिसीज के बारे में अंडरस्टैंड करना है हमें। तो अब देरी ना करें, बात समझे कि अगर हम मुगल की बात करते हैं तो मुगलों के समय जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, उस समय जो केंद्रीय प्रशासन था कैसा चलता था मुगलों का। तो बात समझिए बेटा, सेंटर ऑफ पावर जिसके पास होती थी दैट इज एम्परर, जो सबसे ताकतवर सेंटर ऑफ पावर से आज का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया, सारी सेना का मुखिया और जुडिशरी का जो मुखिया होता था वो हमेशा एम्परर होता था। और एम्परर के बाद जो दूसरी सबसे ताकतवर पोजीशन होती थी दैट इज वजीर। वजीर एक तरीके से बेटा प्राइम मिनिस्टर होता था उस समय का, जो कि और मंत्रियों और राजा के बीच का प्रमुख जो प्रिंसिपल लिंक था वो हमेशा वजीर होता था। जैसे आज की बात करें तो आज एक मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर के बीच में होता है एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर है आज की। उसी तरीके से एम्परर और जितने भी अलग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थे उनके समय में, उन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन था वो वजीर के द्वारा बनाया जाता था। सो सेकंड, पहले पोजीशन पे एम्परर एंड दूसरे पोजीशन पे था वजीर। वजीर के बाद बेटा जो तीसरा सबसे पावरफुल पोजीशन था दैट इज मीर बख्शी। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बनता है कि मीर बख्शी क्या होता था बेटा। सो मीर बख्शी वाज अ हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तरीके से सबसे ऊपर जो रख रहे हैं हम एम्परर को रख रहे हैं, अकबर को एम्परर है, उसके नीचे बेटा वजीर है, और वजीर के बाद जो अगला पावरफुल है वो है मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड जिसका नाम है मीर बख्शी। और उसके बाद जितने भी हमारे ऑफिस इंचार्ज, जैसे सपोज करें कि हाउस होल्ड जो शाही घराना है, जो शाही घराना है उसके कार्यभार को संभालने के लिए जो व्यक्ति होता था उसका नाम होता था मीर समन। और उसके बाद जो जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था उसका नाम होता था काजी। तो पूरी केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के अंदर अकबर के यहां सबसे ऊपर होता था एम्परर खुद बादशाह, बादशाह के नीचे वजीर, वजीर के बाद उनका हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसको हम कहते थे मीर बख्शी, मीर समन और काजी। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट हेड हैं उस समय के जो पूरे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते थे। अब सेंटर के बाद बेटा, अब आपको ये तो पता है हमें कि अकबर ने पूरे इंडिया पे रूल करने की कोशिश करी एंड ऑल्दो उनका रूल स्टैब्लिश भी हुआ। अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट निकलता है कि ये तो सर जो भी आप बात कर रहे हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, आगरा के अंदर या फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर का प्रशासन इस तरीके से चलता था। लेकिन अकबर का राज जो होता था वो सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं था, वो अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो अलग अलग क्षेत्रों को उन्होंने जब डिवाइड किया तो उसके अलग अलग नाम दिए बेटा। तो जो उस समय नाम था उसका नाम सूबा होता था। सूबा आज का हम कह सकते हैं प्रोविंस। जैसे आज समझ लें कि पूरा भारत है, तो पूरा भारत जो है मुगलों के अधीन है फॉर एग्जाम्पल। तो आज भारत में 28 स्टेट है, तो मैं 28 स्टेट को कह सकता हूं कि उस समय भारत के अंदर 28 सूबे हैं। उस तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, सबसे ऊपर जो अथॉरिटी थी दैट इज सूबा, प्रांतों को हम सूबा कह रहे हैं। और उसके जो हेड होते थे दैट इज कंसीडर्ड सूबेदार, उन्हीं को हम सूबेदार। आज का जैसे हम कहते हैं बेटा कि हमारे राज्य है यूपी, यूपी राज्य का जो गवर्नर है उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। उसी प्रकार से जो सूबा है, जो प्रोविंस है, उसका जो हेड होगा वो सूबेदार होगा और उसी को हम गवर्नर कहते थे। अब प्रोविंस है मतलब स्टेट, स्टेट कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता था, स्टेट कई सारे जिलों में आज भी विभाजित है। कि जैसे यूपी की बात करें तो कुल 75 जिले हैं, उसी यूपी 75 जिलों से एक यूपी बना है। तो जो यूपी है अगर उसको हम सूबा कहें तो उसके जो हेड होगा वो सूबेदार होगा मतलब गवर्नर। तो उसी तरीके से बेटा जो सूबा के बाद अगला शब्द था दैट इज सरकार। सरकार का मतलब डिस्ट्रिक्ट, कि उस सूबे के अंदर कितने जिले आते थे। और जो जिले का हेड होता था 2 तरीके से होता था बेटा, एक लैंड रेवेन्यू का हेड जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते थे, एक लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आज भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो ये डिपार्टमेंट्स है। उसी तरीके से अगर हम बात करें अकबर के समय बेटा, तो जो फौजदार होता था
सरकार का जो फौजदार होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, जो आलमगुजार था वो क्या करता था, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक तरीके से जो लॉ, हाँ बेटा, बेटा कोई डाउट? हेलो हेलो, ठीक है। तो जो बेटा सरकार है उसका जो हेड लॉ, सरकार के डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे फौजदार, और वहां के रेवेन्यू कलेक्शन का काम आता था आलमगुजार के पास। इसी को हम कह सकते थे आज का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे हैं वैसे उस समय होते थे। अब डिस्ट्रिक्ट के भी सब डिस्ट्रिक्ट होते जिसको हम परगना कहते थे, ठीक है। परगना का जो हेड होता था वो शिकदार होता था, और सबसे आखिरी में जो होता था वो होता था विलेज, और विलेज जो होता था उसको हम मुकद्दम्स या विलेज हेड, जैसे आज का पंचायत या पंच होता है, सरपंच होता है, वैसे ही। तो एक तरीके से बेटा आज जैसा पूरा स्ट्रक्चर है उस समय का, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक स्टेट अथॉरिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, एक सब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, और एक विलेज है। ये पूरे पांचों लेवल में सबसे टॉप जो होता था वो एम्परर होता था, सबसे नीचे जो होता था वो हमेशा मुकद्दम होता था। इस तरीके से जो अकबर थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो चाहे प्रोविंशियल लेवल के हो। एग्जाम में क्या पूछेगा, अगर पूछता है बेटा तो हु वाज द हेड ऑफ द सरकार, सरकार के मुखिया कौन होते थे, या परगना के मुखिया होते थे, या विलेज के मुखिया अकबर के समय कौन हुआ करते थे। वैसे ही बेटा जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल पोजीशंस थी जिसमें मीर बख्शी है, मिर समन है, काजी है, या फिर जो वजीर है, इनकी क्या क्या अथॉरिटीज होती थी, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते थे। ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए इस पूरे चार्ट से। आगे बात करें बेटा, अकबर अपने लैंड रेवेन्यू के लिए भी प्रसिद्ध हुए। तो अकबर की जो इंपॉर्टेंट भू राजस्व प्रणालियां थी उनमें सबसे पहले देखें, अकबर ने सेम उसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जो शेर शाह सूरी ने इंप्लीमेंट किया था। जैसे मैंने बताया था आपको, एज इट इज अकबर ने कॉपी किया। लेकिन अकबर के एक बहुत अच्छे बेटा वो नौरत्नों में से एक व्यक्ति थे राजा टोडरमल साहब। तो उन्होंने क्या किया था, अकबर की जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके शेर शाह सूरी ने उसको जाब्ती की शुरुआत करी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाब्ती हर साल, मतलब हम हर साल लैंड को असेस करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद हम टैक्स रेट डिसाइड करेंगे। तो वही लैंड पॉलिसी जो जाब्ती और बंदोबस्त थी, इसको अकबर ने अपने प्रशासन के अंदर इसको पूरी तरीके से इंपोज कराया। सो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको जाब्ती और बंदोबस्त कहा जा रहा है। अकबर ने एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी बेटा, दैट इज कॉल्ड 10 साला सिस्टम, जिसको 10 साला सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि शेर शाह के समय लैंड का जो असेसमेंट होता था वो हर साल होता था, जाब्ती है हर साल। लेकिन अकबर के समय जो ये असेसमेंट का पीरियड था बेटा, ये 10 साल के असेसमेंट को, 10 साल के टेन्योर को एक बार देख लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो बेसिकली हम कहें कि 1570 से लेके बेटा 1580 तक, एग्जाम्पल के तौर पे अकबर ने 10 साल राज किया और इस बात को एनालाइज किया कि 10 साल के अंदर हमारे पास जो जमीन है वो जमीन किस प्रकार की है, किस जमीन पे किस प्रकार की खेती हो रही है। 10 साल का एक एवरेज निकाल लिया गया। उस एवरेज को निकालने के बाद एक नया टैक्स रेट या नया कर इंपोज किया गया, उसी को कहा गया 10 साल। इसका मतलब 10 ईयर्स के अंदर अंदर लैंड को असेस करके एक एवरेज निकाल लिया गया, और एवरेज के बाद जो एक एक्चुअल टर्म निकलता है उसको हमने टैक्स इंपोज कर दिया। तो इस समझे कि 70 से लेके 80 तक एक जमीन पे जो उपजाऊ होती थी वो 50 रुपए की होती थी। तो अकबर ने कहा ठीक है, आप 5 रुपए का टैक्स लगा देंगे, आपको हम 5 रुपए ले लिया करेंगे आपसे, 5% का टैक्स, या फिर उससे भी ज्यादा ले लिया, 10% टैक्स ले लिया। तो कुछ इस प्रकार से। अब जब इन्होंने बेटा 10 साल अपने लैंड को एनालाइज किया तो उसके बाद ये समझ आया इनको कि हम क्यों ना अपने पूरी लैंड व्यवस्था को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो अकबर के समय उन्होंने क्या किया, अपने लैंड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड को। एक बनी बेटा पोलाज, एक बनी पराती, एक बनी छच्छर और एक बनी बंजर। पोलाज मतलब वो भूमि जिसमें हर साल खेती हो रही है बेटा। पराती मतलब वो भूमि जिसके अंदर एक साल में कभी एक बार खेती हुई, कभी खेती नहीं हुई, 2 सालों में एक बार तो अच्छी खेती होगी लेकिन हर साल नहीं होगी। छच्छर मतलब वो जमीन जिसमें 2 से 3 साल या 3 से 4 साल में एक बार खेती हो रही है। और बंजर मतलब वो जमीन जिसमें 5 से 10 सालों के बीच में बहुत कम खेती हो रही है, जहां खेती नहीं हो रही। तो जो अकबर ने 10 साल के अंदर इस चीज को एनालाइज कर लिया कि किस जमीन पे कहां खेती कैसी होगी, उसके बाद एक एवरेज टैक्स लगाया बेटा, इसी को 10 साल कहा गया। और इसी को एनालाइज करने के लिए उन्होंने लैंड को 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया, पोलाज, पराती, छच्छर एंड बंजर। यहां तक बेटा बात क्लियर हुई, ठीक है। अब अकबर ने अपने मिलिट्री पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, एक नई व्यवस्था को इजाद किया, दैट इज मनसबदारी सिस्टम। तो यहां 2 सिस्टम है, एक है मनसबदारी और एक है जागीरदारी। दोनों को समझेंगे अच्छे से। तो पहले अगर हम बात करें मनसबदारी सिस्टम क्या है, तो मनसबदारी समझने के लिए बेटा एक बात समझे, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहां पे।
जो मनसबदारी है बेटा, उसको जनरली अगर हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दें तो मनसबदारी के अंदर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक थे जात और एक थे सवार। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ दें तो मनसबदारी के अंदर दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे हमारे लिए, एक थी जात जिसका मतलब था पर्सनल स्टेटस, और सवार का मतलब कि उसको इतने हॉर्समैन मेंटेन करने पड़ेंगे। इसको इस तरीके समझें तो सपोज करें बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो कि मैं अकबर के काल में रह रहा हूं, तो जो मेरा पर्सनल स्टेटस है, मेरा जात का मतलब बेटा एक तरीके से रैंक, जात का मतलब रैंक। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि सपोज करो कि मैं कहूं कि मेरे अकबर के 3 बच्चे थे, अकबर के 3 बेटे हुए। अब तीनों जो बेटे थे उनको अलग अलग जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, हाई प्रोफाइल की पोस्ट थी, उनको दे दी गई। मतलब उनका पर्सनल स्टेटस, उनकी जात जो थी बहुत ऊंची थी। अब अगर किसी भी व्यक्ति की जात ऊंची है तो उसको सवार भी मेंटेन करने पड़ेंगे। इस हमने समझ लिया कि 3 बेटे, उनके तीनों बेटों को उन्होंने क्या कर दिया, हाई रैंक्स दे दी, अलग अलग जगह की मनसबदारी दे दी, अलग अलग जगह के मनसबदार बना दिए गए उनको। इसका मतलब क्या है कि वो काफी ऊंचे लोग हैं, डायरेक्टली अकबर संबंधित है, तो उनका हाई स्टेटस भी, मतलब उनका पर्सनल स्टेटस सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा है, रैंक बहुत ज्यादा है, वो बहुत मान्य लोग हैं। तो अगर जितनी ज्यादा रैंक होगी उस व्यक्ति को उतने ही सवार मेंटेन करने पड़ेंगे। सवार का मतलब कि अगर मेरा रैंक 7,000 है, अगर मेरा रैंक 7,000 है या मेरा रैंक अगर 5,000 है, तो मुझे हर महीने 7,000 रैंक के हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब 7,000 के रैंक के हिसाब से पैसा मिलेगा। 7,000 मतलब बेटा अच्छी रैंक है, ये नहीं कि एक रैंक अच्छी, यहाँ 7,000 मतलब इतना ऊंचा जाएगा, 10,000 रैंक जाएगा बाहर, उतना अच्छी रैंक होगा। तो 7,000 सबसे ऊंची रैंकों में से एक मानी जाती थी। तो 7,000 अगर रैंक है तो 7,000 अगर उसका रैंक मतलब उसकी जात है, तो उसको अपने पास सवार भी 7,000 मेंटेन करने पड़ेंगे। इसका मतलब 7,000 घोड़े और घोड़े पे सोल्जर उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इसको सैलरी मिलेगी उसके जात के हिसाब से जो कि 7,000 है। उस 7,000 के अंदर इसको 7,000 कैवलरीज या हॉर्समैन को मेंटेन करना पड़ेगा। और अकबर एक घुड़सवार को, मतलब 2 घोड़ों के पेयर को हमेशा एक सवार मानता था। वो कभी भी एक घोड़े को एक सवार नहीं मानेगा। एक सवार मतलब एक व्यक्ति के पास 2 घोड़े होंगे तभी मैं उसको एक मानूंगा सवार। क्यों? क्योंकि एक घोड़ा थक जाएगा युद्ध के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान, तो दूसरे घोड़े पे शिफ्ट होकर हम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो मनसबदारी वन ऑफ द यूनिक मिलिट्री सिस्टम इन द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। और ये 2 हिस्सों में डिवाइड थी, जात एंड सवार। जात मतलब पर्सनल स्टेटस, तो जितना ज्यादा जात होगा उतना ज्यादा उसको सवार मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा उसको सैलरी मिलेगी। जितना कम जात होगा, सपोज करो किसी की जात 5,000 है बेटा, तो उसके पास ये जरूरी नहीं कि उसको 5,000 ही, एटलीस्ट उसको कम से कम 4,000 सवार मेंटेन करने पड़ेंगे। किसी की जात 3,000 है तो इसका मतलब उसको 1 से लेकर 2,000 जो है हॉर्समैन मेंटेन करने पड़ेंगे। तो मनसबदारी के अंदर ये 2 व्यवस्थाएं खतरनाक थी, जात थी और सवार। बेटा ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब जैसे बेटा जात एंड सवार का कॉन्सेप्ट आया, अब अकबर के पास ये बर्डन आया कि मैं हर एक हाई रैंक के व्यक्ति को, जिसकी ज्यादा जात है, जैसे मान सिंह हो गए, मिर्जा अजीज हो गए, इन सबकी हाईएस्ट रैंक हुआ करती थी, तो इनको सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी। और मनसब का मतलब किसी एक 5,000 घोड़ों को, 7,000 घोड़ों को मेंटेन कर रहे हैं, और अगर हम इनको सही टाइम पे सैलरी नहीं देंगे तो बगावत भी कर सकते हैं, क्योंकि 7,000 सैनिक हैं इनके पास, और 7,000 के अगर 4 मनसब एक साथ आ जाएं तो मतलब 28,000 सीना से लड़ना पड़ेगा अकबर को, जिसमें हर एक व्यक्ति के पास 2 घोड़े हैं। इसका मतलब कुल मिला के 60,000 के आसपास के घोड़े की फौज से उनको लड़ाई करना पड़ेगा। तो जब तक उनके मनसबदार खुश नहीं होंगे तब तक उनको वो हैप्पीली किंगडम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए मनसबदारी में सबको सैलरी देनी है, और अकबर नहीं चाहता सबको सैलरी पर्सनल पैसों से दी जाए। तो अकबर ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया बेटा, उस कॉन्सेप्ट को हमने कहा जागीरदारी सिस्टम। उस कॉन्सेप्ट को हमने बोला जागीरदारी। तो जिस एरिया के अंदर मैंने मनसब बना दिया, जिस एरिया के अंदर सपोज करें आप सानिया बेटा, मैंने क्या बोला कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह और आप एक हाई स्टेटस के मनसब, ठीक है, या फिर आप बादशाह, मैं आपका एक मनसबदार हो गया। तो आपने मुझसे कहा कि सर एक काम करें, मैं आपकी ड्यूटी लगा रही हूं कि आप तमिलनाडु में जाएं, तमिलनाडु के अंदर आप अपना जात मेंटेन करें। आपकी जात 7,000 है तो आपको 7,000 के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, और आपको 7,000 सवार मेंटेन करने हैं। कल को अगर मुझे जरूरत होगी तो आप अपने 7,000 सोल्जर मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं सोल्जर मेंटेन कर लूंगा। अब सवाल ये आई कि 1 महीना आपने मुझे पैसा दिया, दूसरा महीना पैसा दिया,
तीसरे महीने आप पे कोई दिक्कतें आ गई, आपने पैसा डिले कर दिया, तो मैंने आपसे कहा कि देखिए सानिया ऐसा तो काम चलेगा नहीं, मुझे उस सवार को भी पैसा देना पड़ेगा, मुझे सवार की सैलरी मेंटेन करनी पड़ेगी, इतने घोड़े मेंटेन, खाना कहाँ से मेंटेन करूंगा। तो आपने कहा कि सर एक काम करें, जिस क्षेत्र पे आप रूल कर रहे हैं आप वहां का टैक्स कलेक्शन का काम अपने पास रख लें, जितना भी कर कलेक्शन होगा, ज़ाब्तीय बंदोबस्त या फिर आप जो भी आप पॉलिसी लगा के जो भी वहां पर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स रेट 1/6 था बेटा इनके टाइम पे, तो जितना भी टैक्स मिल रहा है उस टैक्स को आप कलेक्ट करें सर। मैंने कहा ठीक है भाई हम कर लेंगे। अब जितना पैसा बेटा तमिलनाडु से मिलेगा मुझे, उस तमिलनाडु को मिला हुआ पैसा जितना मेरी सैलरी उतना मैं कट कर लूंगा और जितना बाकी पैसा होगा मैं आपको दे दूंगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी सैलरी कलेक्ट करी और जो अपनी सैलरी करेगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट था मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया। इस सिस्टम को बोला गया जागीरदारी सिस्टम, ये सिस्टम हो जागीरदारी। अब इससे क्या होगा कि तमिलनाडु के क्षेत्र, पूरे हिंदुस्तान के बादशाह आप हैं, लेकिन तमिलनाडु क्षेत्र का जो जागीरदार है वो मैं हूं, वहां का रेवेन्यू सब कुछ मेरे अंडर में रहेगा। अब वहां पे जो सूबेदार है, तो सूबेदार को एक तरीके से कह सकते हैं कि अब सूबेदार तो उस एक पर्टिकुलर प्रोविंस का हो गया, लेकिन अगर मुझे 4 क्षेत्रों की जागीरदारी दे दी गई, तो 4 क्षेत्रों की जागीरदारी से मतलब मैं 4 सूबे, जो 4 सूबा है उसका मालिक मैं हूं, उन 4 सूबों का जागीरदार मैं हूं। तो उन 4 सूबों से जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं अपनी सैलरी निकालूंगा और एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा वो आपको दे दूंगा। इस सिस्टम को कहा गया जागीरदारी सिस्टम। बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, तो ये दो बहुत यूनिक सिस्टम लेके आए अकबर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, एक था मनसबदारी और एक था जागीरदारी। हालांकि ये जागीरदारी व्यवस्था है इसका संबंध चंगेज खान के समय से है, बहुत पुराना है। और यही जागीरदारी एक समय पे जब हमने वो पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में, तो इसी को एकता या इक्तेदारी व्यवस्था कहा गया था। जब हमने देखा था कि भाई हम एक काम करते हैं कि अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और हर एक एरिया का एक इक्तेदार हो जाएगा, तो वहां के इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज को वो देखेगा। तो ये दोनों चीजें बेटा मनसबदारी एंड जागीरदारी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुई अकबर के टाइम पे। और जो मनसबदारी थी ये 2 हिस्सों में थी, जात एंड सवार, और सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। जात मतलब पर्सनल स्टेटस, उससे सैलरी मिलती थी। सवार मतलब नंबर ऑफ कैवलरी मैन उस बंदे को मेंटेन करने पड़ते थे। चेहरा दाग सिस्टम चल ही रहा था। बाकी सारी बातें स्लाइड्स के हमने देखने डिस्कस कर ली। पीपीटी सेंड कर दूंगा, फाइनल पीपीटी रहेगी। फिर बेटा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, रेवेन्यू के बाद, अब अकबर थोड़ा सा सामाजिक हुए। उन्होंने अपने कुछ रिलीजियस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। फटाफट इसको देख लेते हैं बेटा। तो अकबर शुरू में बेटा काफी हद तक कट्टर इस्लाम को फॉलो करते थे, क्योंकि उनके उनके जो गुरु थे बेटा बेसिकली वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। वो अपने आप को उनका शिष्य मानते थे। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े होते गए उनके तो थोड़ी बहुत समझ आई कि जो इंडिया है ये मल्टीपल डाइवर्सिटी कंट्री है, इसमें मैं इंपोज होकर नहीं, इनको जीत के हम, मतलब इनके दिल में अपनी जगह बना के हम अब राज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश किया। जो तीर्थ कर लगता था उसको 1562 में खत्म कर दिया। फिर 64 में उन्होंने बेटा जजिया खत्म कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी हिंदू पत्नियां थी उनको बोला कि आप अपने मंदिरों की, अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं। जोधा भाई का एग्जाम्पल सबसे बड़ा देखा था हमने। 1575 में अकबर काफी हद तक और धर्मों के खिलाफ उनका जो वो था, रुझान था, अधिक था। तो उन्होंने एक वो बनाया बेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम था इबादत खाना। इसके अंदर आप किसी भी धर्म के हो, डिस्पाइट ऑफ योर रिलीजन, आप अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप यहां आ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। और जनरली क्या करते थे बेटा, ये खुद सेंटर में बैठेंगे और हर तरफ इनके अलग अलग धर्म के लोग बैठेंगे। और चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शैव हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, इस इबादत खाना के अंदर आ सकता था, अपने धर्म की पूजा कर सकता था। और उनसे जानकारी बढ़ाने के लिए अकबर उनसे बेसिक कम्युनिकेशन करते थे। ठीक है, कहा जाता है कि बेटा उनके समय 2 यूरोपीय, क्योंकि इस समय पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं, तो 2 राजा, वो पादरी थे जो क्रिश्चियंस थे, जिनको पुर्तगालियों ने भेजा था अकबर के कोर्ट में। एक्वावीवा और मॉन्सेरेट, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो वो थे क्रिश्चियंस थे, जो अकबर के कोर्ट में रहा करते थे। और अकबर इनसे वही बेटा रिलीजियस बातें सीखता था, चाहे पारसी हो, जैन हो, हिंदू हो, सबके साथ मिलकर डिस्कशन करके और हर एक धर्म का ज्ञान अपने पास इकट्ठा करते थे। अब जब बेटा इन्होंने क्या किया, ऐसा करना शुरू किया, तो अब जो उस समय के उलमाज या काजी होते थे या उलमाज होते थे, बड़े बड़े जो इस्लामिक गुरु होते थे, उनको ये लगा कि यार अकबर खुद इस्लाम के बिलीवर होने के बाद ये दूसरे धर्मों में क्यों इतना इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनको क्यों सीख रहे हैं, इनको इस्लाम फॉलो करना चाहिए और किस धर्म के बारे में सोचना चाहिए। तो उसके बाद उलमाज ने भाई इनके कोर्ट में हर सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी कि अकबर काफी परेशान हो गए। फिर उसके बाद बेटा अकबर ने क्या किया, फाइनली एक बात बोला कि भाई मुझे
ये जितने भी उलमाज हैं इनका हमारी राजनीति के अंदर इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए बेटा उन्होंने एक डिक्री रिलीज करी 1579 के अंदर कि अब से जो उलमाज हैं ये भारत के मतलब जो वो अकबर की राजनीति है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और धर्म के मामले में भी बादशाह के पास कानून होगा कि भारत बादशाह ही कानून बनाएगा धर्म के मामले में भी। इसका मतलब पहले धर्म ऊपर था, बादशाह नीचे था, लेकिन अकबर ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब धर्म ऊपर है, धर्म नीचे है, बादशाह ऊपर है, क्योंकि मुझे उलमास का मेरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं पसंद बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा बेटा उन्होंने अब इसके बाद एक नए धर्म या एक नई विचारधारा की शुरुआत करी बेटा, जिसका मतलब है दीन ए इलाही। ठीक है, दीन इलाही नामक एक नई विचारधारा को इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसके तहत आप किसी भी धर्म के हो, इसको सुलह कुल, अलग अलग कुलों के अंदर सुलह हो जाएगा, इस नीति पे बात रखी थी कि आप किसी भी धर्म क्यों, फर्क नहीं पड़ता, आप दीन इलाही को फॉलो करें। जिसके जो प्रेरक हैं वो है अकबर। इस कहानी को समझे बेटा। कहते हैं इनको एक ख्वाब आया, मनगढ़ंत है पर कहानी है। कहते हैं इनको एक ख्वाब आया, उस ख्वाब के अंदर इन्होंने क्या देखा कि इनके आसपास जितने भी लोग हैं, ये बहुत ऊंचे पहाड़ पे हैं और इनके आसपास कई सारे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ खड़े हैं और अकबर की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। इस ख्वाब को इन्होंने एक अलग सेंस में ले लिया, और उसके बाद इन्होंने जब अपने नौरत्नों से डिस्कशन करने के बाद इन्होंने डिक्लेयर किया कि मुझे एक मैसेज मिला है किसी बहुत बड़ी भगवान का या फिर अल्लाह का, जो मुझे एक नई विचारधारा को दुनिया में लाने की बात कर रहे हैं, मैं मैसेंजर बन सकता हूं। तो उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत करी, दैट इज दीन इलाही, जिसका बेसिक जो एजेंडा था दैट इज सुलह कुल, जिसका मतलब था पीस टू ऑल। जितने भी धार्मिक लोग हैं उस समय दुनिया के अंदर, उन सब के मध्य में पीस आ जाए। पर यह बात बेटा अकबर ने इस धर्म को अपनाने की कोशिश करी या इसको फैलाने की कोशिश करी, तो कहते हैं बेटे सब ने भाई इनका साथ नहीं दिया। सिर्फ कुछ फॉलोअर हुए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध पहले थे बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले इनका साथ दिया, फिर बाद में अबू फजल एंड अब्दुल फैजी दोनों भाई थे, इन दोनों ने भी इनका साथ दिया। लेकिन हमें बीरबल याद रखना है कि बीरबल सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दीन इलाही या सुलह कुल की नीति को अपनाने की कोशिश करी। बेटा रिलीजियस पॉलिसी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब अकबर के नौरत्नों की बात करते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनेंगे, फटाफट इस पर फोकस कर लें। नौरत्न है भाई, ये पहले व्यक्ति तो है नहीं, गुप्तास ने भी किया था नौरत्न रखने का काम। तो बेटा पहले हैं अबुल फजल, इन्होंने किताब लिखी आईने अकबरी और अकबरनामा। इतनी बात, आईने अकबरी के राइटर कौन है? अबुल फजल, और अकबरनामा। उसके बाद बेटा फैजी थे, ये पर्शियन कवि थे, अबू फजल के भाई थे। इन्होंने लीलावती एक मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी किताब थी, इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया। साथ ही साथ बेटा इन्होंने कोशिश करी कि महाभारत को ट्रांसलेट कर दें पर्शियन भाषा में। ये दो व्यक्ति हो गए इनके कोर्ट के अंदर, एक अबुल फजल और एक फैजी। फिर बेटा फकीर अजियाउद्दीन, ये सूफी संत हुआ करते थे, इनके चीफ एडवाइजर हुआ करते थे। फिर तानसेन बहुत मशहूर म्यूजिशियन हुए, कहते थे कि जब वो गाना गाते थे तो बारिश होती थी, वो बात अलग है, छोड़ दें। उसके बाद बेटा बीरबल, जिसको महेश दास के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, ठीक है जी। उसका राजा टोडरमल, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी, एक तरीके से इनके फाइनेंस को मेंटेन करते थे राजा टोडरमल। फिर उसके बाद टोडरमल साहब के बाद राजा मान सिंह बेटा, जो इनके वन ऑफ द ग्रेट कमांडर्स में से एक थे। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, पोएट थे बेटा ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो तुजू के बाबरी थी, बाबरनामा में ट्रांसलेट कर, मतलब इनको बाबरनामा बनाया इसको। और मिर्जा अजीज कोका, जैसे यहाँ पर मान सिंह एक बहुत बड़े मनसबदार हैं, वैसे मिर्जा जो अजीज हैं ये भी बहुत बड़े मनसबदार थे अकबर के टाइम पे। तो जनरली ये बेटा 9 नाम याद रखेंगे, जिसमें खतरनाक बात यह याद रखना कि आईने अकबरी, अकबरनामा, लीलावती को ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति कौन था। बाकी सारी बातें आपको पता है, थोड़ी थोड़ी बातें।